नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। कल लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद से बीजेपी बौखला गई और बौखलाहट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक कार्यक्रम में महाकुंभ की अच्छाइयां गिनवाते हुए बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो आइए अब सुनते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने शायराना अंदाज में क्या कहा। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। और यहां तक ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा बनाए गए शौचालयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शौचालय बनाकर खड़े तो कर दिए, लेकिन अभी तक उसमें पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। क्या यही है विकसित भारत की पहचान? सभापति महोदय, जो शौचालय बनाए हैं उनमें पानी किसी में नहीं पहुंचता, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी? अखिलेश यादव डबल इंजन की सरकार को डबल ब्लेंडर सरकार भी कहते हुए दिखाई दी। ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर करके, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लेंडर कर रही है। उनके डबल ब्लेंडर देखने को मिलने हमें। और अगर ये 4 इंजन की सरकार है, जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय, वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। अगर कोई रोड मैप रहा हो तो बता दें हमें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे पर अखिलेश यादव सोने की जंजीर ले जाने और कुछ महिलाओं और बच्चों को अपने साथ दूसरे जहाज में वापस लाने का सुझाव देते हुए भी दिखाई दिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा।
वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में किस प्रकार अपने भाषण से हंगामा मचा दिया। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं अपने सभी साथी जो विपक्ष के बोले हैं उनसे अपनी बात को जोड़ते हुए मैं भी इस बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, ये बजट टारगेटेड बजट है, ये बजट फोकस्ड है। ये टारगेटेड फोकस्ड उन लोगों के लिए है जो बहुत संपन्न हैं, बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए ये बजट बना हुआ है। और जो बात कही जा रही है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मुझे इसमें कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता है। और रोड मैप इसलिए नहीं दिखाई देता अध्यक्ष महोदय कि जैसे ही बजट आया, सभापति महोदय, जैसे ही बजट आया हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, क्या सभापति महोदय 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। इतना हक तो उनका बनता ही है कि कम से कम दूसरों की ठगी से शिकार कुछ लोग तो बाइज्जत देश लौट सकें। वैसे सवाल ये भी है कि आपके रहते ऐसी ठगी कैसे फल फूल रही है। और सभापति महोदय, इस ठगी से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कहीं के लोग हैं तो वो गुजरात के प्रभावित लोग हैं। क्या यही सभापति हमारे विकसित भारत की तस्वीर है? यादव जी, आप सीनियर मेंबर हैं। सभापति पार्लियामेंट्री वर्ड जो आप बोलते हैं थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। ये ठगी वर्ड जो है थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा। सभापति महोदय, एक दूसरी तस्वीर में हम लोगों ने देखी, महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जस्ट मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point, प्लीज। देख लेंगे इसको। I will see, प्लीज बी सीटेड। आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे। सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज, आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, क्या हो रहा है?
सभापति महोदय, एक मिनट, कोई आप भी ऐसा स्नान वर्ड करके नहीं आए हो। जो कोई भी आस्था के विरुद्ध में बोला है, आपको कोई उसको हटा अधिकार दीजिएगा। नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो। आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, सभापति बोल दिया महोदय, मैंने, बोल दिया प्लीज। आप वो हटा दिया जाएगा, नहीं, हटा दिया नहीं। जाएगा वो। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप इधर देखिए, शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। आपका कोई गलत फोटो दिखा है, सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी, जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। सभापति महोदय, इधर विज्ञापन और कार्टूनों की बड़ी चर्चा हो रही थी। मुझे याद है कि एक दिन मैंने अखबार देखा, अंग्रेजी अखबार, और मैं समझता हूं ये माननीय सदस्य जितने लोग रहे होंगे उन्होंने वो अखबार जरूर देखा होगा, न्यूज़पेपर, और उसके फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन था, और उस विज्ञापन की जो तस्वीर थी उसमें एक जानवर, मुझे पहचान में नहीं आ रहा, वो शायद गधा रहा होगा, वो जेल के अंदर है। मेरा मन नहीं माना, मैंने उसी दिन सरकार को जगाने के लिए लिखा, और मैं आज सभापति महोदय सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया करते करते साइबर क्राइम, साइबर लूट और डिजिटल अरेस्ट कितना बढ़ गया है। और जो विज्ञापन दिया था, इस जानकारी के बाद वो विज्ञापन दोबारा अखबार में नहीं आया। वो विज्ञापन की तस्वीर मैं नहीं दिखा सकता हूं, मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी उस विज्ञापन को जानते होंगे और देखा होगा उन्होंने। जो विज्ञापन दिया, जनता का भारतीय रिजर्व बैंक से यह सवाल है कि वो अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहे हैं और क्यों, और वो कहां से आया है? क्या यह कोई प्रतीकात्मक चित्रण है? यदि हां, तो वो जानवर किसका प्रतीक है? क्या उस सिस्टम का जिसके कंधे पर स्वच्छ और सुरक्षित बैंकिंग की नैतिक जिम्मेदारी है, या उस मंत्रालय का जिसको सुरक्षित बैंकिंग का दायित्व निभाना चाहिए? अगर ये चित्रण जनता को दिखाना चाह रहा है कि ये बहुत ही अनैतिक भी है, जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है।
अगर आरबीआई यही दिखाना चाह रहा है तो आप अपने खाता धारकों के प्रति बैंक का ऐसा नकारात्मक रवैया न केवल आपत्तिजनक है बल्कि घोर निंदनीय भी है। आरबीआई ऐसे विज्ञापनों से नहीं बल्कि अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करके वह जनता में बैंकिंग साक्षरता और बैंकिंग सजगता जागरूकता अभियान चलाकर जनता को सचेत और सावधान करें। उसी के बाद मैं समझता हूं जब भी हम लोग मोबाइल खोलते हैं कोई ना कोई आवाज सुनाई देती है उसके अंदर। क्या सभापति महोदय डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लाखों लाख रुपया नहीं लूटा जा रहा है? आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जो बजट दिया है, जो बजट में बातें निकल करके आ रही हैं, बजट में पीडीए के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है सभापति महोदय। और जो लोग अपनी जीडीपी की न जाने कितनी कहानियां बताते थे, आज वो जीडीपी रेट क्यों कम होता चला जा रहा है? क्यों जीडीपी 6.4% के आसपास पहुंच गई है? न केवल जीडीपी बल्कि आज अगर हम 87 रुपए लेकर के ही $1 ले सकते हैं। कभी डॉलर को नीचे गिरने की कहानी कहीं किसी से जोड़ दी गई थी। आज सोचिए कितने रुपए हम इकट्ठे करते हैं तब जाकर के हमें $1 मिलता है। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? इस ग्रोथ रेट के कम होने का कारण जो सभापति महोदय मुझे समझ में आता है वो इन्वेस्टमेंट की कमी और कंजप्शन की कमी है। ये देश की आर्थिक विकास की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और यही नहीं, सभापति महोदय जो भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है, जो खाई पैदा होती जा रही है, इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि खाई कितनी है। मुट्ठी भर लोगों के पास पूरे देश की संपदा पहुंच गई। जो ज्यादा लोग हैं वो गरीब हैं। उनके जीवन यापन के लिए 80 करोड़ लोगों को आपको राशन बांटना पड़ रहा है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है? और फिर दुनिया में हम पर कैपिटा इनकम में कहां खड़े हैं? अगर हम केवल सरकार से सभापति महोदय आपके माध्यम से जानना चाहें कि जिन परिवारों को आप राशन दे रहे हैं उन परिवारों की पर कैपिटा इनकम क्या है? और अगर विकसित भारत की तस्वीर लेकर के ये सरकार चलना चाहती है तो कम से कम सरकार की सभापति महोदय जिम्मेदारी बनती है कि जो 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं उनके आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है? एक बहुत प्रिय काम सरकार का है, इतना प्रिय है कि उसका नाम बदल करके इज्जत घर कर दिया गया। मुझे याद है कि एक छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग मां जिसने बकरी बेच करके अपना शौचालय बनाया था, और बकरी बेचने के बाद शौचालय जब बनाया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया। आखिरकार सवाल यह है कि बकरी उसे क्यों बेचनी पड़ गई? इसका मतलब यह है कि आपकी जो बनाई हुई स्कीम है वो जमीन पर नहीं पहुंच रही है, उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। आखिरकार पैसा क्यों नहीं पहुंचा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और फिर सभापति महोदय जो शौचालय बनाए हैं उनमें पानी किसी में नहीं पहुंचता, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी? वैसे तो सभापति महोदय हम लोग डबल इंजन बहुत सुनते थे, और अब इस बजट में 2 इंजन और बढ़ गए हैं। सभापति महोदय ये 4 इंजन वाला है बजट। 4 इंजन। लगता तो ऐसा है कि ये एक के बाद एक इंजन खराब हो गया होगा, इसीलिए इन्हें 4 इंजन लगाने पड़े हैं। ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर करके। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लंडर कर रही है। उनके डबल ब्लंडर देखने को मिलने हमें। और अगर ये
4 इंजन की सरकार है। जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय, वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। अगर कोई रोड मैप रहा हो तो बता दें हमें। और फिर एमएसपी की कानूनी गारंटी, सभापति महोदय, हजारों किसानों की जान चली गई कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, लेकिन आज भी वो गारंटी नहीं मिल पा रही है। क्या यही हमारा विकसित भारत होगा जिसमें किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है? जो किसान की आय दोगुनी का सपना ले रहे थे, उन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनके कही हुई बातों को अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो फसलें दलहन तिलहन बढ़ावा देने के लिए जो मिशन की घोषणा की गई थी, वो क्या मिशन अभी पूरा हुआ है? क्योंकि अभी तक हम लोग तिलहन इंपोर्ट कर रहे हैं। दलहन तिलहन के बारे में पहले बजट से कहा जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, आज भी हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और उसका परिणाम यह है कि हम अपने किसानों को जो लाभ देना चाहते हैं वो नहीं लाभ दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना 100 पिछड़े जिलों के लिए घोषित हुई है, लेकिन इसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। फल और सब्जी का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में योजना बनाई जाएगी। यही 4 इंजन की बजट है कि फल और सब्जी के लिए बाद में बजट बनाया जाएगा, बाद में बजट घोषित होगी, पॉलिसी क्या होगी वो बाद में तय होगा। कृषि क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, शायद इस बजट में अध्यक्ष महोदय वो नहीं दिखाई दे रहा है। कृषि क्षेत्र में कार्यबल करीब 46% है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान केवल 18% है। किसानों की खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि अभी हमारा किसान गरीब है। फसल बीमा योजना, मुझे याद है फसल बीमा योजना को लेकर के न जाने कितना प्रचार किया गया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब क्लेम करने की बात आती है तो जो आंकड़े बताते हैं वो अभी भी 3% से ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। किसान के कर्ज के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या विकसित भारत की यही तस्वीर होगी कि लाखों लाख किसान हमारा आत्महत्या कर ले? अब तो सुना है कि वो आंकड़े भी आना बंद हो गए हैं। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बनाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए। अगर क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो सबसे पहले असर अगर किसी पे पड़ेगा तो सबसे पहले प्रभावित अगर कोई होगा तो हमारा किसान प्रभावित होगा। उसके लिए क्या आपके पास रोड मैप है? हमारे माननीय सदस्यों ने बहुतों ने कहा है जीएसटी को लेकर के न जाने क्या क्या सरकार बनाती है और जीएसटी से लगातार व्यापारियों को उलझा रही है। जब तक जीएसटी के बारे में व्यापारी समझ पाता है तब तक जीएसटी को बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं। अभी भी किसानों के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनमें 18-12% जीएसटी लिया जा रहा है। कम से कम अगर विकसित भारत का सपना ये सरकार देख रही है तो सभी के सभी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो हमारा किसान इस्तेमाल करता है उसमें 0 जीएसटी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और कई योजनाएं सरकार लाई है। भंडारण की सुविधा किसको मिल रही है? सभापति महोदय,
भंडारण को लेकर के भी सरकार का कोई रोड मैप जरूर होना चाहिए। ये कैसी अर्थव्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, जहां पर अर्थव्यवस्था को तो हम तीसरे नंबर पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन नौकरी और रोजगार उसके पास नहीं है। ग्रोथ है, ग्रोथ बताना चाहते हैं, लेकिन रोजगार और नौकरी नहीं है। जो इनके मैन्युफैक्चरिंग के तमाम मिशन थे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जब तक इन्वेस्टमेंट का वातावरण नहीं सुधरेगा तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, हमारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा इंजन इन्होंने बताया एमएसएमई, और एमएसएमई को लेकर के बहुत चिंता व्यक्त की। बजट भाषण में एमएसएमई सेक्टर को विकास का द्वितीय इंजन बताया गया, जो सही है, परंतु एमएसएमई के विकास के लिए बजट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। भारत में एमएसएमई के क्षेत्र में 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और इसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है जो कि हमारी माइक्रो यूनिट्स हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। उनको विशेष मदद के लिए कोई प्रावधान न पहले किया गया न इस बजट में किया गया है। मैं केवल यूपी के बारे में कहना चाहता हूं कि यूपी में लगभग 96 लाख एमएसएमईज हैं, लेकिन केवल 14 लाख पंजीकृत हैं। पूरे देश में 6 करोड़ हैं, एमएसएमई के विपरीत केवल 1 करोड़ पंजीकृत हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर 96 लाख एमएसएमईज हैं केवल यूपी में, 6 करोड़ पूरे देश में हैं, और पंजीकृत केवल 14 लाख और 1 करोड़ हैं, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार जागरूक होगी और अपनी डबल इंजन सरकारें जहां जहां चल रही हैं उनको जगाने का भी काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक समय ऐसा भी था जब लोग बजट के आने पर खुश होते थे, क्योंकि बजट नई उम्मीद जगाता था, देश और जनता को आगे की ओर ले जाता था। लेकिन भाजपा सरकार के बजट में न देश के विकास के लिए कुछ होता है, न जनता की तरक्की के लिए। बजट मायूसी लेकर नहीं आना चाहिए। बजट देश का आर्थिक मानचित्र होता है, वो दर्शाता है कि किस तरह पूरे देश का संतुलित, मतलब हर राज्य का बराबर विकास हो, और जो भी राज्य या क्षेत्र भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से पिछड़ गया है, उसके लिए कैसे प्रावधान किए जाएं जो वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। वर्तमान में बैलेंस डेवलपमेंट की नीति पिछड़ती जा रही है। मैंने कई मौकों पर कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, सच्चा विकास वही होता है जो भेदभाव मिटाता है। अच्छा बजट किसी देश को हर दिशा में विकास का रास्ता तैयार करता है। इन्हीं अर्थों में बजट लोकतांत्रिक होता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होता है। ये सबसे आखिरी व्यक्ति को ताकत देकर के उसे आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ता है, ये बजट होता है। और मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, मिट जाए अमीरी गरीबी के बीच की वो सब खाई जिसमें भेदभाव और गैर बराबरी की जड़ें जमाई। बजट के अंदर उसके लिए हमेशा एक दिल धड़कना चाहिए, जो आज भी भूख के सूचकांक के आंकड़े बनाकर देश के दिखावटी विकास के सच का भंडाफोड़ कर रही है। भूख मिटे, महंगाई घटे, यही बजट का सबसे बड़ा नारा होना चाहिए। निर्बल को सबल बनाना, निराशा को आशा में बदलना ही बजट का मानवीय पहलू होना चाहिए। बजट का सबसे बड़ा सिद्धांत कमजोर के प्रति हमदर्दी होना चाहिए। बजट बनाने की सोच किसी या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसानियत के नजरिए की उसी बुनियाद होनी चाहिए। यदि बजट के आने से निर्बल सबल बनता है तो समझो बजट अपने उद्देश्यों से सफल हुआ है, नहीं तो उसे असफल ही माना जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रोटी की भूख किसानों को विश्वास में लेकर ही मिटाई जा सकती है, और मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उन बातों को। किसान को फसल का सही दाम दिलवाना और उसे बीज, खाद, पानी का इंतजाम करना,
आवारा पशुओं से उनकी फसलों को बचाना। और ये आवारा पशुओं को अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने एक रोड मैप बनाया है और 2 हफ्ते मुझे लगेंगे, सरकार बनवा दीजिए, एक भी जानवर सड़क पर नहीं दिखाई देगा और किसान की जान नहीं जाएगी और न खेतों की बर्बादी होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य चाहे इधर के हों उधर के हों, वो जानते होंगे कि इस तकलीफ और परेशानी से अभी भी किसान उभर नहीं पाया है और आज भी खेतों को उसे 4 दीवारी या तारों से जोड़ करके चलना पड़ रहा है। फसलों को बचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में जुमलेबाजी और झूठे वादे अच्छे नहीं। आंकड़े बताते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे कारोबार हो रहे हैं जो कारोबार बढ़ते चले जा रहे हैं। कई उद्योगपति कई गुना कारोबार से लाभ उठा रहे हैं। कई विदेशी कंपनियां इस धंधे में अरबों कमा रही हैं, लेकिन आलू का किसान इस लाभ से वंचित है। जहां अध्यक्ष महोदय बिहार के लिए मुनक्का को लेकर के अगर वोट बढ़ाए, मैं उसका स्वागत करता हूं। मखाने को लेकर के एक कदम आगे चला गया, मैं दूसरे स्टेट में पहुंच गया अध्यक्ष महोदय। लेकिन मखाने का जो बोर्ड बनाए, लेकिन हमारे साथियों मखाने का ध्यान रखना, जिस तरीके से पॉपकॉर्न का मीठे और नमकीन में जीएसटी में हेरफेर हो गया है, कहीं आपके मखाने में भी मीठे का जीएसटी अलग हो, नमकीन का अलग हो, गुड़ वाले का अलग हो मखाने में। हाँ, कहीं वैसा ही ना करेंगे। आज किसान का आंदोलित होना सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार और किसान के बीच भरोसे के बिना भूख नहीं मिटाई जा सकती है। समय पर बीज खाद को मिलना, कृषि ऋणों को माफ होना, एमएसपी दिलवाना सरकार का दायित्व है, वो इससे बच नहीं सकती। किसानों के हिस्से में काले कानून नहीं, सतरंगी भविष्य आना चाहिए और ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों को अपमानित करना चाहती है। वहीं अध्यक्ष महोदय, हमारे मानव संसाधन के लिए स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। चिकित्सा स्वास्थ्य में सुधार होना बेहद जरूरी है। आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हर शरीर को पोषक आहार मिल सके, कार्य की दशाएं अच्छी हों, वर्क लाइफ बैलेंस सही हो, जिससे मानसिक रूप से भी लोग स्वस्थ रहें। इसके अलावा पर्यावरण को भी अब स्वास्थ्य के बड़े कारक के रूप में लेना होगा। एनवायरमेंट को हेल्थ फैक्टर के रूप में देखना होगा। हर तरह के प्रदूषण को रोकना होगा, हरियाली बढ़ानी होगी। साथ ही एक बात और अहम है और वह है हर तरफ नकारात्मकता, नफरत का प्रचार। इससे इंसान के अंदर निगेटिविटी आती है, आपस का विश्वास और सौहार्द टूटता है। इसके परिणाम स्वरूप इमोशनल सपोर्ट सिस्टम फेल होने लगता है। फेक न्यूज लोगों को मानसिक रूप से धीरे धीरे बीमार बना रही है। इसे हर हाल में रोकना होगा। और अध्यक्ष महोदय, इसमें विपक्ष से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कई मौकों पर हम लोग देखते हैं कि सरकार जितना अपने आप का प्रचार करना चाहती है, उससे ज्यादा दूसरों को कैसे बदनाम किया जाए उसके लिए प्रचार करती है। ये शायद सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इससे देश के मानव संसाधन में जो जानबूझ करके आपसी अविश्वास बढ़ाया जा रहा है और समाज में सौहार्द को भी जानबूझ करके घटाया जा रहा है, जिससे कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेक सकें, इसके लिए सख्त कानून लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार लोगों को सही इलाज नहीं दे पा रही है, दूसरे जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लग रहा है। सरकार मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनती है, बल्कि जनता के कल्याण के लिए बनती है। ये बात कुछ लोगों को याद रखनी चाहिए। अगर आप अध्यक्ष महोदय, अगर काम है भी तो सही दाम नहीं मिल रहा है, ये बात अगर एक पढ़े लिखे युवा के लिए सही है तो एक मजदूर के लिए भी दिन भर कमर तोड़ मेहनत तो करता है, लेकिन उतना पैसा मजदूरी में नहीं पाता है कि अपनों का अपना पेट भर सके। आज जबकि देश की अधिकांश आबादी युवा है, ऊर्जा से भरी हुई है, कुछ करना चाहती है, ऐसे में सरकार को सिर्फ ये करना है कि वो देश के कारोबारी वातावरण और व्यावसायिक व्यवस्था का निर्माण करे, लोगों के टैलेंट को पहचाने, उसकी सच में स्किल मैपिंग करे, जिससे युवा को प्रतिभाओं के अनुसार उसको काम रोजगार मिल सके, जिससे युवाओं को देश के निर्माण में अपना योगदान करने का मौका मिले। अध्यक्ष महोदय, जब से ये सरकार बनी है महंगाई बढ़ती चली जा रही है।
महंगाई कहां पहुंच गई है सरकार को बेहतर पता है, आकलन है उनको। इसलिए अध्यक्ष महोदय, महंगाई एक ऐसी समस्या बनकर उभरी है जिसने हर कौर को भारी बना दिया है। जिस तरह सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीतिक चंदे के नाम पर कंपनियों से उगाही कर रहे हैं, दरअसल वो भी दामों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार ने मुनाफाखोरी की लगाम खोल दी है और मुनाफाखोरों को छुट्टा बैल हो गए हैं। आजाद भारत के इतिहास में भी नोटबंदी और जीएसटी दो सबसे बड़े आर्थिक सुधार हैं, सुधार नहीं बल्कि सबसे बड़े आर्थिक विकार बनकर के उभरे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, नोटबंदी के समय पर बैंक की लाइन में एक मां लगी थी गर्भवती, जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम हम लोगों ने खजांची रखा है। अब वो काफी बड़ा हो गया है, साइकिल भी चला लेता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा सरकार से कम उसको ही गोद ले लें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप उसको गोद ले लीजिए। नाम जब आप गोद ले लेंगे तो नाम भी आप अपने हिसाब से रख पाएंगे। किसी भी आर्थिक सुधार का लक्ष्य होता है कि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें और आसान होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन इन सुधारों के आने के बाद से अर्थव्यवस्था की गति कछुआ की चाल जैसी हो गई है, जिसकी प्रमाण है कंपनियों की ग्रोथ का काम होना, उनकी बिक्री का घट जाना, यहां तक कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी 2% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों के पास पैसों की किल्लत हो गई है और वो रोजमर्रा की जरूरत तक खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उनकी बचत कहां से होगी, और जब बचत नहीं होगी तो लोग क्या तो खाएंगे और क्या बाजार में लगाएंगे। लोगों में भविष्य को लेकर कितनी अनिश्चितता और चिंता है कि वो अपने जमा पैसे अपने पास ही रखना चाहते हैं। इसलिए व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, बैंकों में भारी किल्लत है, पूंजी का निर्माण नहीं हो पा रहा है और लोग निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट, 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सरकार से, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आत्मनिर्भरता की बात करते हुए भी हमारा शेयर बाजार विदेशी निवेशकों पर निर्भर करने लगा है। जब वो पैसे लगा देते हैं तो शेयर बाजार में उछाल आ जाता है, नहीं तो उसे धड़ाम होते देर नहीं लगती है और एक एक दिन में हमारे निवेशकों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसका एक बड़ा शिकार हमारी युवा पीढ़ी भी हो रही है, जो देखा देखी में पैसे तो लगा देती है लेकिन शेयर की खरीद फरोख्त से पैसा कमाने वाले बिचौलियों की गहरी चाल को समझ नहीं पाती है। ये खेल बंद होना चाहिए और जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि खेल ये बंद हो। सेबी को अपना काम निष्पक्ष करना चाहिए और अर्थव्यवस्था की निगरानी व्यवस्था सच्ची नीयत के साथ सजग और सचेत होनी चाहिए। सिक्योरिटी मार्केट से बाहर होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह विदेशी निवेशक धीरे धीरे भारतीय बाजार से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, वो दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था से अब उनका भरोसा उठ गया है। उन्हें दूसरे देशों से अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है, इसलिए वो अपना पैसा यहां से निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं और हमारा शेयर मार्केट उनकी वजह से हिचकोले खा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बात को ज्यादा बड़ा लिख दिया। क्योंकि अध्यक्ष महोदय बजट 4 इंजन का था, इसलिए बड़ा लिख करके लाए, कोई बात छूटे ना, क्योंकि सरकार तक वो बात पहुंच जाए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, अगर 11वां बजट तो 4 इंजन लगाने पड़े तो कहां विकसित भारत बन रहा है। जीएसटी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा, व्यापारियों के प्रति विश्वास जताना होगा। यदि टैक्स की व्यवस्था और दर सही होगी तो सब आसानी से टैक्स भर देंगे। हाई टैक्स रेट दरअसल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, इससे राजस्व की हानि होती है। सच में लोग काम कारोबार करना चाहते हैं, कर की चोरी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए टैक्स की रेट को तार्किक बनाना और टैक्स सिस्टम को इजी करने की से ही अर्थव्यवस्था में गति आएगी। निवेश के लिए दुनिया
वापस हमारे देश की ओर देखेगी। मैं अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था के संबंध में एक गंभीर मुद्दा मैं बताना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर मामला है पलायन का। पलायन के मामले में एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। एक तरफ वो सबसे अमीर वो लोग जो अपनी पूंजी का निवेश करते हैं और दूसरी तरफ सबसे गरीब वो लोग हैं जिनके पास अपने श्रम निवेश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे हजारों अरबपति बाहर के देशों में ज्यादा उम्मीद देखते हुए अपनी पूंजी लेकर देश छोड़कर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे गरीब लोग हैं वो राज्यों के असंतुलित विकास की वजह से अपने राज्यों से पलायन कर रहे हैं। ऐसे इस महा समस्या का सबसे बड़ा शिकार हमारा उत्तर प्रदेश है, जहां नौकरी और अवसरों की भारी कमी है, जहां विकास टीवी अखबारों होर्डिंग में तो दिखता है लेकिन जमीन पर नहीं। जब पूंजी और श्रम के निवेश के लिए आंतरिक वातावरण बनेगा तभी सच्चा विकास होगा, बजट अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, अर्थव्यवस्था लाभ के लोभ से मुक्ति होगी और बजट एक लोकतांत्रिक देश के जन कल्याण की सही दिशा में आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बजट विकास में तेजी लाने का इसका मतलब यह है कि पिछले 11 सालों के भाजपा ने विकास के लिए कछुए की चाल चली है। जब उन्होंने समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लिया तो ये बात खुली की हुआ है। मतलब कुछ लोग वहताशा आगे बढ़ गए हैं और बाकी नीचे की ओर जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के निवेश में को नई जान डालने की बात करने का अर्थ ये निकलता है कि भाजपा राज में निजी क्षेत्र बेजान हो गया है। नोटबंदी और जीएसटी के लिए सुधार नहीं विकार साबित हुआ। अध्यक्ष महोदय, परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरने की बात करने वो स्वीकार कर रही हैं, लोगों को मुस्कुराना बंद कर दिया है। अच्छे दिन न इनके राज में आए हैं और न आएंगे आने वाले समय में भी। भारत के बढ़ते मध्यम मार्ग को खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने की बात तो मतलब है कि मध्यम वर्ग के हाथ खाली हैं। आज आप आयकर की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत पहले इस बात की मांग की थी, इसलिए कि 12 लाख के कम से कम उनको कर से। वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम सब मिलकर के अधिक संपन्नता लाने और विश्व में अपना स्थान बनाने और अपने राष्ट्र की अनंत क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो उनकी असली मतलब ये था कि वो बस चल रहे हैं। ये यात्रा निरर्थक है। अगर 11 साल बाद भी मंजिल का अता पता नहीं है तो ये यात्रा कौन सी है। अध्यक्ष महोदय, जब आपने कहा कि हमारे सामने प्रतिकूल भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं तो अध्यक्ष महोदय ये बताए सरकार कि आपने उन्हीं प्रतिकूलों को क्यों होने दिया, प्रतिकूल परिस्थितियों को क्यों बनने दिया, हमारे संबंध पड़ोसियों से क्यों खराब हुए, हमारी सीमाएं क्यों असुरक्षित हुई, हम क्यों अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने में कामयाब नहीं हुए हैं। जब आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो आप ये क्यों भूल गए कि हमारा रुपया उनके शासनकाल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सबका विकास का आपका नारा सबका विनाश में कैसे बदल गया है, क्योंकि जब रुपया नीचे जाएगा तो विनाश का ही रास्ता खोलेगा। बड़े से लेकर छोटे उद्योग धंधे दुकानदारी सब चौपट क्यों हो गए हैं। मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, ये सब नाकामी की किताब के चैप्टर कैसे बन गए। वहां सवाल ये कि कैसे व्यापार कारोबार केवल कुछ लोगों के हाथ में ही सिमट गया और बाकी सबका काम धाम क्यों मिट गया। अध्यक्ष महोदय, हम भी मानते हैं कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है, लेकिन आप लोग ये बात सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। जनता आपके लिए बस नारे का विषय है। आप कहती हैं कि हमारे लिए विकसित भारत में शामिल हैं गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों से 70% महिलाएं और देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। अगर ये आपका लक्ष्य है, पर क्या आपके राज्य में अमीरी गरीबी की खाई नहीं बढ़ी। भूख के इंडेक्स में हम कहां जा पहुंचे हैं। स्कूली शिक्षा का बजट कम नहीं हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी नहीं हुई,
यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लगा दिया है। आपने योग्य लोगों को बेरोजगारी के अंधेरे में धकेला और आपके बड़े बड़े नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि कमी नौकरी की नहीं है, योग्यता की है। अपनी युवा पीढ़ी को हताश निराश करने का पाप आप लोगों ने किया है। कुशल कारीगर के नाम पर आपने युवाओं को डिलीवरी पर्सन बनाकर छोड़ दिया है। आपके राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। ऐसे असुरक्षित माहौल में आप कैसे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी की बात कर सकते हैं? आपके मंत्रिमंडल में ही कितनी भागीदारी है, ये आपसे अच्छा और कौन जानता होगा। रही बात फूड बास्केट की, रही बात फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात, तो पहले आपसे आग्रह की आप अपने लोगों की थाली भर दीजिए। ऐसे हवाई जुमले उछालिए, कम उछालिए। इनमें अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट में जिन 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार की बात कही गई है, उनमें से कराधान अब तक सफल नहीं होगा जब तक उसे सरल, पारदर्शी और ईमानदार नहीं बनाया जाएगा। जब तक विद्युत क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपकर मनमानी वसूली से रोका नहीं जाएगा। शहरी विकास के नाम पर जब तक जमीनों कुछ धनवानों के हाथों में कौड़ियों के दाम बेचने का खेल खत्म नहीं किया जाएगा। खनन के नाम पर जब तक जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी पारंपरिक अधिकार की हकमारी की हेराफेरी रोकी नहीं जाएगी, और जब तक वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार की निष्पक्ष कोशिश नहीं की जाएगी। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय इतना ही कहना चाहूंगा कि असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है। असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। ये रोड मैप कहीं नहीं दिखाता है कि जिससे विकसित भारत बने। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। श्रीमती हेमा मालिनी। लोकसभा में दिए गए अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से अखिलेश यादव के बारे में नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिनमें से कुछ लोगों का कहना है कि 2027 के चुनावों में कमबैक करने की तैयारी अखिलेश यादव ने शुरू कर दी है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस खबर में बस इतना ही। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।